Good morning students. Welcome to the RPSC Learning Hub with आकांक्षा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम हमारी सीरीज़ राजस्थान की सभ्यता में नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। आज हमारी क्लास है सेकंड और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता। तो चलो हम पढ़ते हैं। आहर सभ्यता राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा उदयपुर ज़िला है। यहीं पर ये सभ्यता पाई गई है, आहर सभ्यता। आहर सभ्यता उदयपुर ज़िले में आहर नदी के किनारे स्थित है और ये सभ्यता कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कालीबंगा सभ्यता के साथ साथ, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन कालीबंगा के साथ साथ में आहर सभ्यता से भी आते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह का जीवन जीते थे और यहाँ पे हमें किस किस तरह की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो हम पढ़ते हैं आगे। आहर सभ्यता जो कि उदयपुर ज़िले में है, राजस्थान के दक्षिण में, और ये है आहर नदी के किनारे है। आहर नदी आहर सभ्यता के काफ़ी करीब है और ये बनास नदी के भी किनारे हैं और बेड़ज नदी के भी, क्योंकि आहर नदी उदय सागर में आगे जाने के बाद में बेड़ज नदी कहलाती है और इसकी सहायक नदी बनास नदी है। इसलिए ये सब तीनों नदियाँ आहर सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका स्थानीय नाम धूलकोट है। यहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं वो आहर सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी कहते हैं और इसका जो अर्थ है वह है रेत का टीला, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेत पाई गई है और रेत का टीला बनाया हुआ है जिसको धूलकोट कहते हैं। अब आहर सभ्यता में और सारी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो यहाँ के उत्खननकर्ता होते हैं। हमने कालीबंगा सभ्यता में भी ये काफ़ी सारे उत्खननकर्ता पढ़े हैं कि यहाँ पे किस किसने यहाँ की खुदाई और खोज की है। यहाँ पे जो उत्खननकर्ता है सबसे प्रथम वह है A.K. व्यास। A.K. व्यास का पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, और इन्होंने सबसे पहले उत्खनन कार्य किया है 1953 में। ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। A.K. व्यास, R.C. अग्रवाल जिनका पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और A.K. व्यास और विजय कुमार, जिन्होंने 1954 में यहाँ पे उत्खनन किया। 53 में तो अक्षय कीर्ति ने किया था और R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने 1954 में। उसके बाद में V.N. मिश्रा ने भी यहाँ पे उत्खनन कार्य किया है और H.D. सांकलिया ने भी। ये सभी नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। A.K. व्यास, R.C. अग्रवाल, विजय कुमार, V.N. मिश्र और H.D. सांकलिया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये है कि राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन कार्य किसने किया था। तो राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन कार्य P.C. चक्रवर्ती ने किया था। P.C. चक्रवर्ती राजस्थान सरकार की तरफ से थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे उत्खनन कार्य किया है और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमको दूसरी सभ्यता से अलग मिलती है। तो हम आगे पढ़ते हैं। आहर सभ्यता के प्राचीन नाम, कि आहर सभ्यता को और भी किस किस नामों से जाना जाता है। आहर सभ्यता को हम ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ताम्रवती नगरी कहने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे कहीं सबसे अधिक मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली है। तांबे की वस्तुएं, और यहाँ पे हमें तांबे गलाने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक हम देखेंगे कि ताम्रवती जननी, एक सभ्यता जो गणेशम सभ्यता है जिसे हम ताम्रवती जननी कहते हैं। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ताम्रवती जननी और ताम्रवती नगरी में। तो ताम्रवती जो नगरी है
वो आहड़ सभ्यता को कहते हैं, और ताम्रवती जननी जो है वो हम कहते हैं गणेशम सभ्यता को, जो कि सीकर में है। और यहाँ जो आहड़ सभ्यता है उसको अगाटपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगाट नाम का एक दुर्ग है, जिस कारण इसको अगाटपुर या अगाट दुर्ग कहते हैं। और अगाट दुर्ग जो नाम दिया है वो गोपीनाथ शर्मा ने दिया है। इसके कुछ उपनाम भी है, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे भी स्थित है, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है और आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। और ये कहा है धीरज सांकलिया ने। धीरज सांकलिया जो थे वो उन्होंने भी इस आहड़ सभ्यता पे काफ़ी ध्यान दिया और चीज़ों को गहराइयों से जाना है कि यहाँ की जो सभ्यता है वहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, क्या वस्तुएं हमको मिली है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो खुदाई हुई है वो कितने स्तर पे हुई है और हमको यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो पहला है स्फटिक पत्थर। यहाँ पे जब पहली बार जब खुदाई की गई तो यहाँ पे हमको स्फटिक पत्थर मिले हैं, और दूसरी बार जब खुदाई की गई दूसरे स्तर में, तब हमको यहाँ पे ताम्रवती वस्तुएं मिली है, जो तांबे की वस्तुएं होती, उपकरण होते हैं वो। हम देखते हैं कि यहाँ पे तांबे गलाने का उद्योग सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि हमें यहाँ पे तांबे की वस्तुएं मिली है। थर्ड है कि यहाँ पे हमको मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का अर्थ है कि हमको यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और यहाँ पे एक विशेषता ये है यहाँ के मिट्टी के बर्तनों की, कि यहाँ पे जो हमको मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो हमको काले रंग के व लाल रंग के मिले हैं। ये इसकी विशेषता है। मिट्टी के बर्तन जैसे कि काले होते थे और उस पर लाल रंग की डिज़ाइन हुआ करती थी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इसको हम बनास संस्कृति कह सकते हैं, आहड़ संस्कृति कह सकते हैं। ये धीरज सांकलिया ने कहा था। और यहाँ पे 3 स्तर पे खुदाई हुई। स्फटिक पत्थर मिले हैं पहले में, दूसरे में तांबे की वस्तु मिली है और तीसरे में मृद भांड मिले हैं हमें। अब हम देखेंगे कि आहड़ सभ्यता से हमको क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या क्या वस्तुएं हमको यहाँ से मिली है जो दूसरी सभ्यता से अलग है। पहला हमने देख चुके हैं कि यहाँ पे हमको काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दूसरा है पॉइंट कि यहाँ पे हमको टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल मिला है, जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। बनासियन बुल की संज्ञा दी गई। जो टेराकोटा पद्धति है, ये टेराकोटा मिट्टी के भांति ही होता है, जो नॉर्मल मिट्टी होती है उससे एक बैल मिला है उससे बना हुआ, जिसको हम बनासियन बुल कहते हैं। ये दूसरी सभ्यता में हमें नहीं मिला है। थर्ड पॉइंट है कि हमको यहाँ पे 6 मुद्राएं मिली है। मुद्राओं का मतलब है सिक्के, और 3 मोहरें मिली है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब राजा महाराजा होते थे वो अपने पत्र पे मोहरें लगाते थे। मोहरें करते कि उनकी निशानी होती थी कि ये पत्र हमारे द्वारा ही भेजा गया है। तो हर जगह की अलग अलग मोहरें हुआ करती थी। तो हमको यहाँ पे 3 प्रकार की मोहरें मिली है, जो कि हमको ये बताती है कि ये यूनान की मुद्रा है और है। ये जो 6 मुद्राएं और 3 जो मोहरें मिली है ये यूनानी मुद्राएं हैं। और जो ये मुद्राएं हैं वो इस तरह की थी, जैसे कि ये कोई सिक्का है, इसके ऊपर त्रिशूल बना हुआ है, ये त्रिशूल बना हुआ है। और जो दूसरी साइड है वहाँ पे अपोलो की, जो अपोलो थे उनका चित्र अंकित था। अपोलो जो यूनान के देवता माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं, उनका चित्र इसकी दूसरी साइड था। और इन दोनों के बीच में इस जगह पे कुछ यूनानी भाषा में कुछ लेख लिखा गया था। इस तरह की ये मुद्रा थी
कि आगे की साइड में त्रिशूल है, पीछे की साइड में अपोलो का चित्र अंकित है और बीच में यूनानी लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है लिपि में। और एक जो मुद्रा मिली है उसमें तीर तरकश भी हमको प्राप्त हुआ है, ऐसा अंकित हुआ है कि उस पर तीर और तरकश बने हुए हैं। हम आगे देखेंगे आहर सभ्यता की क्या क्या विशेषता है, कि इससे हमको पता चलता है कि ये सभ्यता दूसरी सभ्यता से डिफरेंट है। पहला हमको ये मिला है कि यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है मकानों में। यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, क्योंकि पहले के टाइम पे अधिकतर जो घर बनते थे वो हमें कच्ची ईंटों से ही निर्मित मिले हैं। कोई कोई सभ्यता ऐसी है जहाँ पे हमको पक्की ईंटों से भी निर्मित मकान मिले हैं। ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जो हमने पहले पढ़ी कालीबंगा सभ्यता वो थी नगर सभ्यता, और ये सभ्यता है आहर सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करती है। यहाँ पे हमको मिला है कि यहाँ पे जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे। ये हमको कैसे पता चला है, क्योंकि यहाँ पे एक जो हमको घर मिला है वहाँ पे 6 चूल्हे मिले हैं एक ही घर से। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार रहता हो। और वहाँ पे जो चूल्हे मिले हैं वहाँ पे मानव की हाथों के निशान मिले हैं, कि हाथों से जब हम गांव में देखते हैं कि औरतें जब लीपती है चूल्हा तो उसके हाथों के निशान, उंगलियों के निशान उस पर छप जाते हैं, वैसे ही हमको निशान यहाँ पे मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे संयुक्त परिवार रहता था। हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता में एकल परिवार रहा करते थे और यहाँ पे संयुक्त परिवार रहते थे। यहाँ पे जो फसलों के प्रमाण मिले हैं हमको वो मिले हैं ज्वार, चावल और गेहूं के। गेहूं, चावल और ज्वार के हमको यहाँ पे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ का मुख्य उद्योग तांबा गलाना था, जिसमें अधिकतर मात्रा में हमें तांबे की वस्तुएं मिली है। तांबे की वस्तुओं के अंतर्गत हमें कई प्रकार के घड़े मिले हैं और कई ऐसी चीज़ें मिली है जो ये बताती है कि यहाँ पे मुख्य उद्योग तांबा गलाना था। इसके अलावा और भी उद्योग हुआ करते थे यहाँ पे, जैसे कि कृषि उद्योग और पशुपालन उद्योग। जो पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो अधिकतर कृषि कार्य करते थे या फिर पशुपालन करते थे। हर सभ्यता की और भी कई सारी विशेषता हैं जो हम पढ़ेंगे, कि यहाँ पे एक चक्रकूप पद्धति हमने देखी है, कि चक्रकूप पद्धति एक तरह की ऐसी पद्धति है जिससे कि हम घर में अगर कोई गीला हो जाता था या फिर पानी भर जाता था तो उस पानी को किस तरह से सुखाया जाए। तो उस टाइम पे जो घर होते थे, इस तरह के जो घर होते थे पुराने कच्ची ईंटों के, यहाँ पे क्या करते थे, इनके जब बारिश के टाइम पे अगर यहाँ घर में पानी भर जाता था तो ये घर के नीचे जो खड्डा करते थे यहाँ पे कुछ घड़े रख देते थे ज़मीन के अंदर, इस तरह से एक के नीचे एक, इस तरह से घड़े रख देते थे ताकि जो भी पानी है यहाँ पे भरा हुआ वो रीस के इन घड़ों में भर जाए और सारा पानी यहाँ से सूख जाए, क्योंकि मिट्टी तो सारा पानी सोख लेती है ना, तो ये सारा पानी सूख के इन घड़ों में भर जाता था। तो ये पद्धति जो दूसरी सभ्यता से डिफरेंट है वो हमको यहाँ पे मिली है, चक्रकूप पद्धति। घर में पानी सुखाने की पद्धति है ये, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिए। और हमको सेकंड ये विशेषता मिली है यहाँ की, कि यहाँ गोरे और कोठे, गोरे कोठे क्या होता है ये हम देखेंगे, कि अनाज संग्रह करने के उपकरण। पहले के टाइम पे लोग जैसे कि इकट्ठा खाने का अनाज रखते थे। आजकल तो ये हो गया है कि हम अनाज थोड़ा थोड़ा लाके और सरवाइव कर लेते हैं, पर पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग खुद बोते थे और उस जो भी अनाज बचता था उसको 1-2 साल सेफ रखने के लिए एक संग्रहण करने का एक उपकरण होता है, जिसको ये गोरे कोठे कहते थे, जहाँ पे अपना ये सारा जो अनाज होता था वो वहाँ पे भर देते थे, जिससे अनाज खराब नहीं होता था। ये मिट्टी के एक
जैसे कि घर हो गया किसी में, उसमें इस तरह के मिट्टी के बनाए जाते थे जिसमें एक छोटा सा छेद होता था और छोटा सा दरवाज़ा होता था। इसके अंदर सारा अनाज ये भर देते थे और 2-3 साल तक ये अनाज ख़राब नहीं होता कि हवा ना लगे इसको। तो ये गोरे कोठे भी हमको आहड़ सभ्यता से मिले हैं। और हमको यहाँ पे मिला है बिना हत्थे का जल पात्र। जैसे कि कोई मग हो गया, जैसे कि ये मग है, तो इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे कोई हत्था नहीं होता था। इस प्रकार का जो हत्था होता है ना, ये नहीं होता था यहाँ पे, केवल ऐसा ही पात्र होता था ये ऐसा। तो ये जो इस तरह के जो जल पात्र होते थे बिना हत्थे वाले, वो हमको बलूचिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान, यहाँ से भी हमको इसी तरह के जल पात्र प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो संबंध है वो बलूचिस्तान से भी हो सकता है। यह सभ्यता जो है वो 4000 ईसा पूर्व की है। तो देखिए आप कितनी पुरानी होगी, 4 ईसा वर्ष पुरानी। जब ईसा का जो जन्म हुआ था उसके भी 4000 साल पहले की बात है ये। और यहाँ से हमको कृषि और पशुपालन की भी जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पे पशुपालन और कृषि भी होती थी तांबा गलाने के अलावा। और हमको यहाँ से मणके और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो औरतें होती थी वो मणके और आभूषण भी पहनते थे, जिससे वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जलकूप पद्धति से निर्मित चीज़ें मतलब मिली है कि कैसे जल को सुखाया जाए। और हमने देखा कि यहाँ पे गोरे कोठे मिले हैं जो अनाज संग्रहण करने के उपकरण हैं। और बिना हत्थे का जल प्राप्त हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो बलूचिस्तान से संबंध रखता है। तो हम रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि हम भूलें ना कि हमने आहड़ सभ्यता में क्या पढ़ा है। आहड़ सभ्यता, फर्स्ट हमने देखा था कि ये कहाँ है, किस ज़िले में है। ये तो उदयपुर ज़िले में है। फटाफट हम देखेंगे ये रिवीजन के तौर पे। दूसरा हमने देखा था ये किस नदी के किनारे है, तो ये है आहड़ नदी के किनारे। आहड़ नदी कह दो या फिर बनास नदी या फिर बेडज नदी। और जो उत्खनन करता थे वो थे A.K. व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास, R.C. अग्रवाल, विजय कुमार, V.N. मिश्र और H.D. साकलिया। इन सब ने उत्खनन कार्य किया था। और एक थे P.C. चक्रवर्ती। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान सरकार की तरफ से आए थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ का जो उपनाम थे वो क्या थे, और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते थे हम, धूलकोट। प्राचीन नाम थे ताम्रवती नगरी, अगाटपुर, और अगाट दुर्ग भी बोल सकते हैं। उसके बाद उपनाम जो थे इसके, बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी के किनारे थे। और आहड़ संस्कृति भी कहते, ये धीरज सांकलिया ने कहा था। इसके अलावा हमको यहाँ पे 3 स्तर पे खुदाई मिली है। फर्स्ट स्तर में हमको मिला है
पत्थर, दूसरे में मिले हैं तांबे की वस्तुएं, और तीसरे स्तर पे हमको मृत भांड मिले हैं। और जो हमको यहाँ पे अवशेष मिले हैं वो मिले हैं काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, या फिर मृत भांड बोल सकते हैं हमको। मृत भांड। दूसरा हमको मिला है यहाँ पे टेराकोटा पद्धति से निर्मित बनासियन बुल। इसके अलावा हमको यहाँ पे मिला है 6 यूनानी मुद्राएं, उसमें है त्रिशूल की, अपोलो की और तीर कमान की, और 3 मोहरें मिली है हमको यहाँ से। और हमको ये पता चलता है यहाँ पे कि ये ग्रामीण सभ्यता है। और यहाँ पे हमको 6 एक जैसे चूल्हे एक घर से प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ संयुक्त परिवार था। सिक्स्थ ये पॉइंट है कि हमको यहाँ पे कृषि में ज्वार, चावल और गेहूं मिले हैं। और जो ये सभ्यता है वो है 4000 ईसा पूर्व पुरानी। 7वां पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमको चक्रकूप पद्धति से निर्मित हमको एक कह सकते एक पद्धति मिली है, चक्रकूप पद्धति, जो घर को सुखा देती थी पानी से। पानी चक्रकूप पद्धति मिली है हमको यहाँ पे, जो घर में भरे पानी को सुखा देती थी। 8वां ये कि यहाँ पे गोरे और कोठे मिले हैं, जो कि अनाज संग्रहण करने की एक पद्धति है या फिर उपकरण है जो हमको यहाँ से मिला है। और यहाँ पे हमको मिला है बिना हत्थे वाला जलपात्र, बिना हत्थे का जल प्राप्त जलपात्र। तो ये सब चीज़ें हमको मिली है। और यहाँ का मुख्य उद्देश्य तो तांबा गलाने का था, पर साथ साथ में हमको मिला है कि यहाँ पे पशुपालन भी होता था और कृषि भी होती थी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो गुड बाय, थैंक यू।